हाँ जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे आज। देखो, श्वसन तंत्र के बारे में हमने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है, वीडियो के बारे में अलग अलग भाग बनाए थे और अंगों के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने फेफड़ों की संरचना पढ़ी थी, फेफड़े क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कुपिकाएं क्या होती है, ये सारा पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्लास 12 के क्लास 10 के अनुसार ही चल रहा है। तो देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार से होती है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना कि श्वसन के अंदर क्या क्या चरण होंगे। तो देखो, हालांकि 11th क्लास में ये टॉपिक पुनः है एनिमल फिजियोलॉजी में, तब वहां पर आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन 10वीं के अनुसार देखे तो देखो, श्वसन की क्रियाविधि में एक चरण दे रखा है आपके 10th क्लास में, वो सवातन है। पहला चरण कौन सा चरण होता है? सवातन। इस सवातन को आप ब्रीथिंग करते हो, इंग्लिश में क्या करते हो? ब्रीथिंग, सवातन। 10वीं में जो श्वसन की क्रियाविधि का एक चरण दे रखा है, उस चरण का नाम है सवातन, और इस सवातन चरण को आप इंग्लिश में ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग क्या होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि छोटी क्लासों में के श्वसन की परिभाषा आपको पढ़ाते थे कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। नहीं, वो श्वसन की परिभाषा नहीं है, वो किसकी परिभाषा है? वो सवातन की परिभाषा है, ब्रीथिंग की परिभाषा है। ब्रीथिंग की परिभाषा क्या है कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर की CO2 को बाहर त्यागना क्या कहलाता है? सवातन या ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, अब इस सवातन की क्रिया हम दो चरणों में पढ़ेंगे। पहले चरण में हम पढ़ेंगे अंतःश्वसन, अंतःश्वसन, और दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे निःश्वसन। सुनना आप क्या क्या है कि टॉपिक तो है श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहला चरण है सवातन, जिसको आप इंग्लिश में ब्रीथिंग करते हो। सवातन क्या होता है कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर के अंदर जो बनने वाली CO2 होती है उसको बाहर त्यागना क्या कहलाता है? सवातन कहलाता है। अब ये जो सवातन यानी ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है, ये दो चरणों में संपन्न होती है। पहले होता है अंतःश्वसन और दूसरे चरण में होता है निःश्वसन। अंतःश्वसन और निःश्वसन ये क्या होता है? तो देखो, मैं सीधा सीधा बताऊं आपको, तो अंतःश्वसन में हम ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर लेंगे, यानी फेफड़ों के अंदर यानी कुपिकाओं के अंदर लेंगे, और निःश्वसन में जो कुपिकाओं के अंदर बनी हुई CO2 है उसको बाहर त्यागेंगे। सीधा आपको याद रखना है कि अंतःश्वसन में हम ऑक्सीजन को अंदर कैसे लेंगे, वो वाला स्टेप पढ़ेंगे, और निःश्वसन में हम पढ़ेंगे कि कुपिकाओं के अंदर से जो CO2 है उस CO2 को वापस बाहर कैसे लाएंगे, वो पढ़ेंगे हम स्टेप निःश्वसन में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करेंगे अंतःश्वसन की। तो देखो, मैंने इस साइड में पहले डायग्राम बना दिया है, और कल मैंने बताया था कि पसलियां होती है, पसलियों के बारे में मैंने कल पूरा बताया था कि मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियां होती है, संख्या में 24 होती है। ठीक है, और एक आगे स्कूल के टाई के आकार की हड्डी होती है, जिसको स्टर्नम या हिंदी में उरोस्थी कहते हैं। ठीक है, तो पसलियां पीछे यानी पृष्ठ भाग से किससे जुड़ती है? कसरूदंड से, और अधर भाग से किससे जुड़ी रहती है? स्टर्नम से। 1 से 7 तक यानी 1 नंबर से लगाकर 7 नंबर तक की जो पसलियां हैं वो सच्ची पसलियां कहलाती है, क्योंकि वह पीछे कसरूदंड से भी जुड़ी रहती है और आगे स्टर्नम से भी अलग अलग जुड़ती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियों को झुट्टी पसलियां कहते हैं, क्योंकि ये पीछे कशेरुकदंड से तो जुड़ी रहती है, लेकिन आगे उरोस्थी यानी स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती है, बल्कि ये 7वीं पसली से ही जुड़ जाती है नीचे। और 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियों को घुमावदार पसलियां कहते हैं। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखो कि ऊपर वाला ये वाला पोर्शन यानी अधर भाग, सॉरी पृष्ठ भाग, डोर्सल भाग, ये कशेरुकदंड है, और अदर भाग से किससे जुड़ी रहती है? उरोस्थी यानी स्टर्नम से। और ये जो संरचना आपको लाल पेन से दिखाई दे रही है, इनको पसलियां या रिब्स कहते हैं। मैंने 1 2 3 4 पसलियां बनाई है, ऐसे क्रमवाई होती है कितनी? 12 जोड़ी। ठीक है, इनके पीछे एक, इनके पीछे भी एक, ऐसे। इन दो पसलियों के बीच में पाई जाती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, ऐसे क्रॉस में। ठीक है, दो पसलियों के बीच में ऐसे क्रॉस में पाई जाती है, उन पेशियों को कहते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। अब देखो, दोनों फेफड़े किसके ऊपर टिके रहते हैं? डायफ्राम के ऊपर टिके रहते हैं। ठीक है, अब अंतःश्वसन जो कि सवातन का पहला चरण है, अंतःश्वसन, इंप्रेशन,
इन अंत श्वसन में हम कौन सी गैस को अंदर लेंगे? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेंगे। कैसे लेंगे, किस प्रकार से होगी, इसकी क्रियाविधि अभी पढ़ेंगे। पहले सुनो कि अंत श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस को अंदर कैसे लेंगे, वो वाला स्टेप पढ़ना है। निःश्वसन में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है कोशिकाओं के अंदर, उसको वापस बाहर कैसे लाएंगे, वो पढ़ना है स्टेप किसमें, निःश्वसन में। तो हम एक एक चरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंत श्वसन। ठीक है, अंत श्वसन क्या होता है सुनो आप, और एक बार अच्छी तरह से इसको समझना है, फिर आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो ये डायफ्राम है, मैं इसको नाम नीचे लिख लेता हूं, ये डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम। अब देखो सबसे पहला स्टेप है अंत श्वसन। पहला स्टेप अंत श्वसन। अंत श्वसन इसमें क्या होगा, तो देखो मैं आपके सामने एक डायग्राम और बना देता हूं। जैसे ये डायग्राम श्वसन तंत्र का हमने ऐसा बनाया था। ठीक है, ये दो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़े किसके ऊपर टिके रहते हैं, डायफ्राम के ऊपर। तो देखो सीधी भाषा में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले अंत श्वसन में क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम सामान्य अवस्था में कैसा होता है, गुम्मदाकार होता है। ठीक है, गुम्मदाकार होता है, गुम्मद के आकार का होता है। ठीक है, गुम्मदाकार सामान्य अवस्था में मतलब इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, और इसके ऊपर एक फेफड़ा इस साइड में, एक फेफड़ा इस साइड में टिका रहता है। अंत श्वसन में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो डायफ्राम है ये हो जाएगा चपटा। कैसा हो जाएगा, चपटा, ऐसे हो जाएगा चपटा, एकदम नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। जिससे क्या होगा कि जो वक्षीय गुहा है, थोरेसिक कैविटी है, क्योंकि फेफड़े कहां पाए जाते हैं, वक्षीय गुहा में, इस वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। अब जो बाहर से ऑक्सीजन गैस है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, वो बाहर से कहां आएगी, अंदर आएगी। ठीक है, ये तो आपको सिंपल भाषा में समझाया। अब देखो एक्चुअली इस प्रोसेस से कैसे अंत श्वसन होगा वो समझो। सबसे पहले डायफ्राम में होगा संकुचन। संकुचन का मतलब है डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, एकदम चपटा, ऐसे चपटा होगा। चपटा होते ही डायफ्राम जैसे ही चपटा हुआ तो क्या होगा कि बाह्य अंतरा परशुक पेशियों में होगा संकुचन। क्या होगा, संकुचन, कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होगी। सुनना एक एक बात को, सबसे पहले डायफ्राम में होगा संकुचन, जिससे डायफ्राम हो जाता है चपटा, फ्लैट हो जाता है। जिससे क्या होगा कि इन दो पसलियों के बीच में ये क्या होती है, बाह्य अंतरा परशुक पेशियां, इन पेशियों के अंदर होगा संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचित होगी ये पेशियां। जिससे क्या होगा, पेशियों के संकुचन से जो ये पसलियां हैं और जो ये स्टर्नम है ये ऊपर खिसक जाती है। पसलियां और उर्वस्ती कहां चली जाती है, ऊपर खिसक जाती है, ऊपर चली जाती है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बाहर अधिक, समझे, देखो वापस बता दे रहा हूं। सबसे पहले डायफ्राम में होगा संकुचन, जिससे डायफ्राम हो जाएगा चपटा। कैसा हो जाएगा, चपटा। चपटा होते ही क्या होगा कि बाह्य अंतरा परशुक पेशियां, जो दो पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है ऐसे क्रॉस में, इन पेशियों में होगा संकुचन, जिसकी वजह से पसलियां यानी रिब्स और उरोस्थ यानी स्टर्नम ये क्या करेंगे, ऊपर खिसक जाएंगे। ऊपर खिसकेंगे तो इस वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब अंदर ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम है। इस वजह से ऑक्सीजन कहां आ जाएगी, बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी। अंदर कहां आएगी, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर भी कहां आएगी, कुपिकाओं में आएगी। तो ये अंत श्वसन में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि वायुमंडलीय वायु का फेफड़ों के अंदर प्रवेश करना अंत श्वसन कहलाता है। अंत श्वसन में क्या होगा कि सबसे पहले डायफ्राम में होगा संकुचन, जिससे डायफ्राम हो जाएगा चपटा, और जैसे ही चपटा होता है डायफ्राम तो बाह्य अंतरा पेशियों में होता है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे पसलियां और उरोस्थी ऊपर खिसक जाते हैं, और ऊपर खिसकते ही इस वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा, जिससे इसका आयतन, फेफड़ों का आयतन बढ़ा तो वायुमंडलीय वायु जो ऑक्सीजन है वो बाहर अधिक है, अंदर कम है, तो अंदर से बाहर से कहाँ आएगी, अंदर की ओर आएगी। ठीक है, वायुमंडलीय वायु यानी ऑक्सीजन कहाँ आएगी, बाहर से अंदर आएगी, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, अंदर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी। यह तो अंत श्वसन का चरण हो गया। अब निःश्वसन में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। पहले सिंपल भाषा में समझो, अंत श्वसन में डायफ्राम नीचे गया, अब निःश्वसन में क्या होगा कि वापस डायफ्राम ऊपर आएगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन होगा कम,
वक्शीय गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों का आयतन भी होगा कम, जिससे अंदर क्या होगा, वायुमंडल जो अंदर क्या जो दाब है वो बढ़ जाएगा, तो अंदर जो भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये चरण है निःश्वसन। ये तो सिंपल भाषा में। अब इस डायग्राम से समझे आप। सबसे पहले डायफ्राम में क्या होगा, वापस शीतलन होगा, जिससे डायफ्राम कैसा हो जाएगा, गुंबद के आकार का, ऐसे नॉर्मल हो जाएगा वापस। जैसे ही डायफ्राम गुंबद के आकार का हुआ तो बाह्य अंतरापर्शियों में जो संकुचन हुआ था वो वापस अब क्या होगा, उनमें शीतलन होगा। शीतलन का होगा होने का मतलब वो वापस फैलेगी, जिसे पसलियां और उरोस्थी अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी। सामान्य अवस्था में आएगी तो क्या होगा, वक्षीय गुहा का आयतन कम होगा। वक्षीय गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़े का आयतन भी कम होगा, जिससे अंदर दाब बढ़ेगा और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर। ये निःश्वसन में होगा। समझ रहे आप। ये देखो थोड़ा हार्ड है टॉपिक, लेकिन आप अच्छी तरह से इसको समझना। पहले आप एक बार मेरे साथ इसको सुने। क्या क्या है कि सबसे पहले श्वसन की क्रियाविधि में हमने चरण पढ़ा था पहला, सवातन, जिसको आप इंग्लिश में ब्रीथिंग करते हो। ब्रीथिंग किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर त्यागना सवातन कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। पहले इस सवातन को दो चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण आता है अंतःश्वसन और दूसरा चरण आता है निःश्वसन। ठीक है, देखो पहला चरण कौन सा है, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन और दूसरा चरण आता है निःश्वसन। निःश्वसन। अंत का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस को लेंगे। तो अंतःश्वसन में क्या पढ़ेंगे हम, वायुमंडलीय वायु का या वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर के अंदर प्रवेश करना अंतःश्वसन कहलाता है। अब अंतःश्वसन कैसे होगा तो वो समझे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि डायफ्राम गुंबद के आकार का होता है। जैसे ही अंतःश्वसन होता है तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, डायफ्राम में होगा संकुचन, जिससे डायफ्राम हो जाता है चपटा। जैसे ही डायफ्राम चपटा हुआ तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बाह्य अंतरापेशियों में जो होता है संकुचन, बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन होने की वजह से क्या होगा कि संकुचन होने से पसलियां और स्टर्नम ये दोनों ऊपर खिसक जाएंगे, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, और हमें पता है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करती है। बाहर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, अंदर दाब कम है, तो बाहर की वायु कहाँ आएगी, अंदर आएगी। ये अंतःश्वसन होगा। मतलब कैसे लिखेंगे आप इसको विज्ञान की भाषा में, अंतःश्वसन। एक नंबर हेडिंग लगाओ और लिखो, वायुमंडलीय वायु का फेफड़ों के अंदर प्रवेश करना अंतःश्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन में क्या होगा तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम डायफ्राम में संकुचन होने की वजह से डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन होने लगता है और पसलियां और स्टर्नम ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। इससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है, अतः फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा। फिर आपको एक नियम पता होगा कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करती है, अतः वायुमंडलीय दाब ज्यादा है और अंदर दाब कम है, इसलिए वायुमंडलीय वायु या ऑक्सीजन का आएगी, बाहर से अंदर आएगी। ये हो गया अंतःश्वसन का चरण। निःश्वसन में क्या होगा कि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है, इसको वापस शरीर के अंदर जो बन रही है कहाँ आएगी, कोशिकाओं में आएगी। कोशिकाओं से इसको वापस बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। ठीक है, तो निःश्वसन में क्या होगा कि डायफ्राम पुनः अपनी वापस शिथिल अवस्था में आ जाएगा, घुमदाकार हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बाह्य अंतरापरशु पेशियों में वापस शिथिलन होने लगेगा। उरोस्थी और पसलियां अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगी। वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाएगा, जिससे फेफड़ों का आयतन भी कम हो जाएगा। ठीक है, और अंदर जो दाब है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि संकुचन होने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो अंदर की जो भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ आएगी, अंदर से बाहर आएगी। इसको कहते हैं निःश्वसन। ये एक चरण होता है श्वसन की क्रियाविधि का, सवातन। और सवातन की क्रियाविधि आपके 10th क्लास में दे रखी है। ठीक है, अब एक चीज, दो चीज और बता देता हूं कि अंतःश्वसन में हमेशा 2 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है, 2 सेकंड का, जबकि निःश्वसन के अंदर 3 सेकंड का समय लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के अनुसार, सुनना कि अंतःश्वसन में कितना समय लगता है, सिर्फ 2 सेकंड का। पीछे मैंने सेकंड लिखे, कोई मिनट या घंटे मत कर देना। अंतःश्वसन में हमेशा 2 सेकंड का समय लगता है, यानी वायुमंडलीय वायु को अंदर लेने में कितना समय लगता है, सिर्फ
2 सेकंड का। लेकिन निःश्वसन में यानी शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर निकालने में निःश्वसन में कितना समय लगता है? 3 सेकंड का। मतलब अंतःश्वसन और निःश्वसन के बीच में 1 सेकंड का अंतर होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन गैस अंदर ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया। तो हम पहले थोड़ी बात करें कि अंतःश्वसन यानी हमने जो ऑक्सीजन अंदर ली है वो ऑक्सीजन अब कैसे और किस प्रकार से शरीर के प्रत्येक उत्तक कोशिका तक जाएगी। तो आपको याद आना चाहिए, मैंने ये नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए रक्त। क्या याद आना चाहिए? रक्त। रक्त मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया पिछले 4-5 वीडियो में, और आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, देखा है तो आसानी से यह श्वसन की क्रियाविधि समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं देखा है तो पहले श्वसन पढ़ने से पहले आपको रक्त पढ़ना जरूरी है और पाचन भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पिछले उन वीडियो को भी देखो। थोड़ी सी बात करें कि जो हमने ऑक्सीजन गैस अंदर ली है अंतःश्वसन के दौरान, ये ऑक्सीजन गैस आपको पता है कि रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है जिससे बन रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिससे क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिए आप अच्छी तरह से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। मतलब अंतःश्वसन के दौरान जो हमने ऑक्सीजन गैस अंदर ली है, ये ऑक्सीजन गैस रक्त में जो हीमोग्लोबिन वर्णक है उसके साथ जुड़ती है और क्या बनाती है? उत्पाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रत्येक उत्तक कोशिका तक इस ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम करता है। और एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, ये 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है? 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये गैसों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये गैसों का विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, कुपिकाओं और उत्तकों के बीच में, रक्त केशिकाओं के बीच में कौन सी विधि द्वारा होता है गैसों का विनिमय? विसरण विधि द्वारा होता है। और विसरण विधि में मैंने पहले ही बताया था कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें 3 बातें मैंने बताई जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी है। एक तो अंतःश्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है। निःश्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है। और एक बात याद रखनी है कि शरीर के अंदर एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। ये मोटी बातें याद रखनी है। अब अगर आप लिखना चाहो तो मैं इसको लिखवा देता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं स्पीड बोल रहा हूं, तुम लिख देना बाद बीच में वीडियो को रोक के। ठीक है, तो देखो हेडिंग है श्वसन की क्रियाविधि, इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहला 1 नंबर हेडिंग लगाओ। पहला चरण है संवहन, जिसको आप इंग्लिश में ब्रीथिंग करते हो। संवहन में आप लिखेंगे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना व CO2 को बाहर निकालना संवहन कहलाता है। संवहन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है अंतःश्वसन और दूसरा चरण है निःश्वसन। अंतःश्वसन में लिखो आप, वायुमंडलीय वायु का शरीर के अंदर प्रवेश करना अंतःश्वसन कहलाता है। ठीक है, अब अंतःश्वसन कैसे होगा उसकी क्रिया लिखो। सर्वप्रथम डायफ्राम में संकुचन होने की वजह से डायफ्राम चपटा हो जाता है। बाह्य अंतरापेशियों में संकुचन होने की वजह से पसलियां और स्टर्नम ऊपर की ओर खिसक जाती है। इस वजह से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, अतः फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है। और हम जानते हैं कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करती है। बाहर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, अंदर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो बाहर से ऑक्सीजन गैस कहां आती है? अंदर आती है। ये हो गया अंतःश्वसन का चरण। ठीक है, निःश्वसन में आप लिखेंगे कि फुफ्फुसीय वायु का बाहर की ओर जाना या बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। कोष्ठक में लिख देना CO2, इसको बाहर निकालना है। अंतःश्वसन में कोष्ठक में लिख देना ऑक्सीजन O2। ठीक है, निःश्वसन में क्या होगा कि डायफ्राम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिससे बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों में शिथिलन होने लगता है। पसलियां और स्टर्नम पुनः अपनी
स्थिति में आ जाती है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन कम होता है, अतः फेफड़ों का आयतन भी कम होता है, जिससे अंदर दाब बढ़ जाता है और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करती है। अंदर दाब बढ़ गया, अब बाहर दाब है कम, तो अंदर भरी हुई गैस कहां चली जाती है? बाहर। यह निःश्वसन कहलाता है। अब यहां पर आपको 2-3 बातें नोट लगाकर याद रखनी है। पहली बात लिखो, नोट में पहली बात लिखो अंतःश्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है। पीछे सेकंड लिखना, कोई मिनट घंटे मत कर देना। अंतःश्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है। दूसरा नोट लिखो, निःश्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है। तीसरी बात लिखो, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। चौथी बात लिखो, गैसों का विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है। पांचवी बात और लिख लो, विसरण, विसरण किसे कहते हैं तो परिभाषा लिखो, अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। तो यहां जाकर आपका ये श्वसन के अंग कौन कौन से? नासा छिद्र, जिसमें हमने नासा मार्ग पढ़ा, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और कुपिका, ये पढ़ा। फिर श्वसन की क्रियाविधि पढ़ी। श्वसन की क्रियाविधि में हमने 2 चरण पढ़े, अंतःश्वसन और निःश्वसन। इन दोनों चरणों को सम्मिलित रूप से ब्रीथिंग या संवातन करते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर आपकी 10th क्लास का 10वीं का श्वसन तंत्र चैप्टर खत्म होता है।